हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे हम जो है कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3, राइट। तो इसके जो है टोटल 12 चैप्टर्स हैं। एंड फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बात की थी कि जो डेट्स हैं यहाँ पे हिस्ट्री में वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे भारत में जो है आ चुके हैं। एंड जब वो हमारे भारत में पहुंचते हैं तो उनसे पहले यहाँ पे कुछ और भी यूरोपियंस थे, जैसे कि डच हो गए, पोर्टुगीज हो गए, राइट। तो फ्रेंच हो गए। उनके साथ जो है इन्हें एक तरह से एक राइवलरी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड ऑब्वियसली जो है जब अब अपने आप को जो है ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना उसे जो है रास्ते से यहाँ पे हटाना होता है। तो ये यही चीज करते हैं एंड धीरे धीरे जो है इंडिया में अपनी पावर को ये इस्टेब्लिश करते हैं। यूरोपियंस को, जो दूसरे यूरोपियंस थे, उन्हें जो है यहाँ पे अपने रास्ते से हटा के एंड हमारे भारत में जो है ये क्या करते हैं, अपनी पावर को इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि ये जो है व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, बट किस तरह से जो है यहाँ की जो टेरिटरीज हैं, यहाँ की जो लैंड है, उसे जो है ये अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इसी के बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। एंड इसी चैप्टर को ही जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये जो है पार्ट 2 है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है ये। एंड इस चैप्टर को मैंने जो है 3 और 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है, क्योंकि काफ़ी जो है वास्ट है ये चैप्टर। डेट इज़ वाई आई हैव कम्प्लीटेड इट इनटू 3 और 4 पार्ट्स, राइट। एंड आज हम यहाँ पे जो बैटल ऑफ प्लासी है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे बंगाल के नवाब जो है उनके बीच में होती है एंड यहाँ पे कंपनी के बीच में होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, राइट। एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो डेली लेक्चर्स हैं उसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो जैसे कि आपको मैंने बताया ही था कि यहाँ पे बंगाल में जो रूलर्स थे, जब एक तरह से मुगल रूलर्स जो थे, राइट, वो बंगाल का जो एरिया था उनके कंट्रोल में ही हुआ करता था। बट औरंगजेब के बाद में यहाँ पे जो जितने भी गवर्नर्स रहते हैं वो अपने आप को यहाँ के नवाब बना देते हैं, यहाँ के खुद जो है वो एक तरह से रूलर्स बन जाते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहले रूलर थे वो थे अलीवर्दी खान, राइट। तो वो यहाँ पे बंगाल के नवाब थे। मुगल रूलर्स के बाद में यहाँ पे कौन रहते हैं, अलीवर्दी खान, ये जो है बंगाल के नवाब बनते हैं। एंड इनकी डेथ जो है वो 1756 में होती है। काफी कैपेबल रूलर्स थे ये। जितने भी यहाँ पे बंगाल के रूलर्स बने हैं, जितने भी बंगाल के नवाब बने हैं, वो सभी जो है काफी कैपेबल थे। एंड अलीवर्दी खान की डेथ के बाद में जो है सिराजुद्दौला वो नए नवाब बनते हैं बंगाल के। एंड अब कंपनी जो है वो सिराजुद्दौला की जो पावर थी तो उसके बारे में तो वो अच्छे से जानते थे। बट कंपनी जो है वो ये चाहती थी कि यहाँ पे नवाब कौन बने, एक ऐसा रूलर जो है वो यहाँ पे नवाब बने जो कि पपेट रूलर जो है वो यहाँ पे बन के रहे कंपनी का। मीन जो है कंपनी के कहने पे ही जो है वो डिसीजंस लें, जो भी काम करने हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे करे। तो पपेट रूलर जो है वो यहाँ पे बनाना चाहते थे। एंड उससे जो है वो ट्रेड कंसेशंस जो है वो लेना चाहते थे, या फिर कुछ और प्रिविलेजेस जो होते हैं वो यहाँ पे लेना चाहते थे। तो यहाँ पे पपेट की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है। लिटरली जो है एक जैसे खिलौना होता है ना, जिसे आप स्ट्रिंग के साथ जो है मूव कर सकते हो किसी भी तरह से, कि जैसे आप चाहोगे वैसे ही जो है मूव करेगा, वो होता है पपेट, राइट। तो सिमिलरली जो है इसी तरह का जो है वो रूलर वहां पे चाहते थे। तो ये चीज देख के क्या होता है कि अब जो कंपनी है वो काफी कोशिश भी करती है सिराजुद्दौला को जो है अपनी बात मनवाने के लिए। तो दो विदाउट सक्सेस, उन्हें कोई सक्सेस यहाँ पे नहीं मिलती है। एंड अब सिराजुद्दौला जो है वो एक तरह से काफी इन्फ्यूरेटेड थे, काफी जो है इनके खिलाफ यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो यहाँ पे चाहती है कि जो है अब सिराजुद्दौला की जगह पे किसी और पर्सन को नवाब बनाया जाए, जो कि उनके राइवल्स हैं सिराजुद्दौला के, उन्हें यहाँ पे नवाब बनाया जाए। तो इसकी वजह से जो सिराजुद्दौला है वो
काफ़ी ज़्यादा इन्फ्यूरेटेड हो जाते हैं, काफ़ी भड़क जाते हैं एंड वो कंपनी को बोलते हैं कि जो यहाँ का जो बंगाल है, बंगाल के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें आप जो है इंटरफेयर ना करें एंड जो फैक्ट्रीज़ की आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो भी आप जो है बंद करें एंड इवन जो रेवेन्यूज आपके बनते हैं वो भी आप पे करें। तो यहाँ पे इनके बीच में नेगोशिएशंस भी होती है, बातचीत भी होती है इन चीज़ों को लेके सिराजुद्दौला एंड कंपनी के बीच में, बट वो फेल रहती है एंड जिसकी वजह से अब जो नवाब है सिराजुद्दौला वो 30,000 सोल्जर्स के साथ जो है वो निकल पड़ते हैं, मार्च पे निकल पड़ते हैं। कहाँ किस तरफ जाते हैं? वो कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी इनकी बंगाल में, तो उसके ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। वहां पे कंपनी के ऑफिशियल्स को ये कैप्चर भी कर लेते हैं एंड उनका जो वेयर हाउस था वो टोटली लॉकआउट कर देते हैं। जितने भी इंग्लिश मैन थे उन सभी को डिसआर्म कर दिया जाता है, उनके हथियार छीन लिए जाते हैं एंड इंग्लिश शिप्स को जो है एक तरह से टोटली ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद जो है कासिम बाजार के बाद में वो कलकत्ता की तरफ निकलते हैं एंड वहां पे जो है कंपनी का जो फोर्ट है उसके ऊपर भी अपना जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये न्यूज़ सुन के कि कलकत्ता जो है वो बंगाल के नवाब के पास आ चुका है, मीन वहाँ की जो फैक्ट्रीज है उसके ऊपर बंगाल के नवाब ने हमला कर दिया है। कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे यहाँ पे मद्रास में वो अपनी फोर्सेस को भेजते हैं कलकत्ता की तरफ एंड उसके कमांडर कौन रहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव जो है वो उनके कमांडर रहते हैं उन फोर्सेस के एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एंड नवाब के बीच में अब जो है नेगोशिएशंस फिर से स्टार्ट होती हैं एंड फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कंपनी की आर्मी को लीड करते हुए सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है वो यहाँ पे युद्ध जो है वो छेड़ देते हैं प्लासी में। ओके क्योंकि ये जो नेगोशिएशंस थी इनके बीच में वो दोबारा से फेल हो जाती हैं एंड फाइनली 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो फिर से जो है अब सिराजुद्दौला के खिलाफ जो जंग है वो छेड़ देते हैं। कहाँ पे? प्लासी में, जिसमें जो है सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। तो इसका मेन रीजन क्या था? राइट, ये चीज जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटीज। तो सबसे मेन रीजन यहाँ पे बंगाल की डिफीट का क्या हो सकता है, नवाब की डिफीट का क्या हो सकता है कि इनके एक तरह से मीर जाफर जो है वो कौन थे? वो सिराजुद्दौला के कमांडर थे। राइट, सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी ना उनके कमांडर थे मीर जाफर। वो किसके साथ मिले हुए थे? वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिले हुए थे एंड उन्होंने तो है इवन बैटल जो है वो कभी लड़ी ही नहीं थी, चाहे वो जंग के मैदान में चले गए थे बट वहां वहां पे जाके जो है वो साइड पे रहते, वो लड़ते नहीं हैं। तो ये मेन रीजन था कि उनके अपने जो है वो ही जो है उनके खिलाफ हो चुके थे, उनके अपने जो कमांडर्स हैं वो ही उनके खिलाफ थे। एंड अब रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने मीर जाफर को अपनी तरफ किस तरह से किया था? उन्हें ये प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद में हम जो है मीर जाफर को यहाँ का क्या बना देंगे? नवाब बना देंगे बंगाल का। तो ये चीज कह के क्लाइव ने जो है मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया था। तो ये जो बैटल है ना प्लासी की वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये फेमस क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो है कंपनी की मेजर विक्ट्री थी ओवर द इंडिया, पहली मेजर विक्ट्री थी ओवर द इंडिया। राइट, तो दैट इज वाई जो बैटल ऑफ प्लासी है वो बहुत ज्यादा फेमस है। सो अब क्या होता है आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, अब जो है प्लासी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया जाता है, मीर जाफर जो है वो नए नवाब बन गए हैं एंड बट फिर भी जो कंपनी है वो चाहे जीत गई थी बट फिर भी यहाँ का जो प्रशासन का जो काम है, उस यहाँ के जो प्रशासन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक तरह से वो नहीं लेना चाहती थी कंपनी। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो जस्ट व्यापार ही था अभी तक, बैटल ऑफ प्लासी तक की अगर हम बात करें तो एक तरह से इसे वो सोचते थे कि व्यापार तो हम जो है कॉन्क्वेस्ट किए बिना भी, लैंड को अपने कंट्रोल में किए बिना भी कर सकते हैं, लोकल रूलर्स की हेल्प के साथ हम जो है कर सकते हैं अगर वो हमें प्रिविलेजेस प्रोवाइड करवा दे। ओके, तो टेरिटरीज को जो है एक तरह से टेक ओवर करना डायरेक्टली वो अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो वो ये चीज समझते हैं। सो सून दी कंपनी डिस्कवर दैट दिस वाज रेदर डिफिकल्ट, बट जो है वो उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है हमें अपने हाथ में ही लेना होगा, टेरिटरी को भी जो है अभी अपने हाथ में ही लेना होगा, तब जाके हम इंडिया में जाके जो है एक तरह से अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पे रूल कर सकते हैं।
क्योंकि जो पपेट नवाब थे ना वो भी हमेशा हेल्पफुल नहीं रहते हैं इनके लिए। जैसे कि कंपनी चाहती थी वैसा हमेशा तो नहीं है कि पपेट नवाब जो है इनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम करेंगे। सो आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे चाहे नवाब बन गए थे, जो चाहे मीर जाफर यहाँ पे नवाब बन जाते बट वो पपेट नवाब थे। बट इसका मतलब नहीं है कि वो ओनली इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही मीन इनके अकॉर्डिंग ही जो है अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। उनकी भी तो एक डिग्निटी है, उनकी भी एक सॉवरेनिटी है, उन्हें भी जो है अपने जो प्रजा है उसके सामने अपनी इज्जत बना के रखनी है, रिस्पेक्ट बना के रखनी है, तो वो उनकी बात भी सुनेंगे। ओके, तो अब कंपनी क्या कर सकती है? अब मीर जाफर जो है वो भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कंपनी के खिलाफ, क्योंकि कंपनी जो है वो ज्यादा ही इंटरफेरेंस यहाँ पे दिखा रही थी। तो कंपनी क्या करती है, मीर जाफर को उनकी गद्दी से हटा देती है एंड उनकी जगह पे अब मीर कासिम जो है वो उन्हें बिठा देती है, उन्हें जो है नया नवाब यहाँ पे बना देते हैं। अब मीर कासिम जो है उसके साथ भी सेम सिचुएशन थी, वो भी कंप्लेन करते हैं, वो भी कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं एंड ही इन टर्न वाज डिफीटेड। एंड उनके बाद में जो है जब मीर कासिम को यहाँ का नवाब बनाया जाता है तो मीर कासिम की भी यहाँ पे जो है युद्ध होता है कंपनी के साथ। तो वो कौन सा युद्ध था? इट वाज अ बक्सर की जो बैटल थी। वो किसके साथ में होती, किसके बीच में होती है? मीर कासिम के बीच में, राइट। एंड मीर कासिम दूसरी तरफ यहाँ पे कंपनी थी, इन दोनों के बीच में जो है बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे होती है 1764 में, राइट। तो वो भी जो है मीर कासिम भी अब इनके खिलाफ हो जाते हैं एंड फिर बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे होती है एंड उन्हें भी जो है हरा दिया जाता है, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ता है एंड बंगाल से उन्हें जो है एक तरह से बाद में निकाल दिया जाता है। अब मीर कासिम को हराने के बाद में दोबारा से जो मीर जाफर थे, राइट, उन्हें री इंस्टॉल कर दिया जाता है, उन्हें जो है दोबारा से यहाँ पे क्या बना दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। तो अब उन्हें ये बोला जाता है नवाब को कि आप जो है 5 लाख रुपीज हर मंथ जो है कंपनी को पे करेंगे एंड बट इससे भी ज्यादा जो है वो पैसा फिर भी उनसे मांगते हैं सो डैट कि हम अपने व्यापार की जो डिमांड्स है वो फुलफिल कर सकें या फिर जो दूसरे खर्चे हैं वो यहीं से निकाल सके, लोकल रेवेन्यू से ही। तो 5 लाख रुपए बोला जाता है कि कंपनी का जो नवाब है वो किसे देगा? वो एक सॉरी यहाँ पे जो बंगाल का नवाब है वो कंपनी को देगा। ओके, अब जो है कंपनी के मन में लालच आ जाता है, अब उसे जो है और ज्यादा टेरिटरीज यहाँ पे चाहिए थी, क्योंकि अपने खर्चे निकालने थे, मोर रेवेन्यू उन्हें यहाँ पे चाहिए था। तो जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है ना 1765 में, अब कंपनी का जो मूड था वो यहाँ तक आते आते चेंज हो चुका था, क्योंकि पपेट नवाब्स के साथ भी उन्होंने काम करके देख लिया था एंड क्योंकि वो भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं थे पपेट नवाब भी कंपनी के लिए। तो क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ये डिक्लेयर करते हैं कि अब हम खुद यहाँ के नवाब बनेंगे। एंड फाइनली 1765 में मुगल एम्परर जो थे ही अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे कंपनी को यहाँ का क्या बना दिया जाता है? दीवान बना दिया जाता है। मीन यहाँ पे जो बंगाल का जो एरिया है वहां के जो दीवानी राइट्स है ना, बंगाल के जो दीवानी राइट्स हैं वो किसे मिल जाते हैं? वो यहाँ पे कंपनी को मिल जाते हैं। मीन वहां का जो रेवेन्यू है वो कौन इकट्ठा करेगा? वो अब जो है कंपनी ही इकट्ठा करेगी। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो थी ना कंपनी की, जो यहाँ पे फेस कर रही थी कि उसके एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं वो निकाल पा रहे थे व्यापार के, वो अब यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि बंगाल की दीवानी कंपनी के पास आ जाती है एंड यहाँ का जो रेवेन्यू है इकट्ठा करने का हक जो है वो कंपनी को ही मिल जाता है। अब इसी रेवेन्यू से ही जो है वो सारा खर्चा यहाँ का निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे अर्ली 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो कंपनी किस तरह से व्यापार कर रही थी? इंडिया के साथ तो बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा था, इंडिया का जो कपड़ा है, सिल्क है, राइट, वो यहाँ से खरीद के बाहर लेके जा रहे थे। तो खरीदते किस तरह से थे? राइट, या तो फिर जो है वो कपड़े के बदले में यहाँ पे कुछ कपड़ा ही दें या फिर कुछ और चीज यहाँ पे दें, क्योंकि फ्री में तो इंडिया नहीं देगा उन्हें अपना जो सामान है, अपनी गुड्स जो हैं। तो उसके बदले में कपड़े को खरीदने के लिए जो है गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो ब्रिटेन से इंपोर्ट किया करते थे एंड इंडिया से जो चीजें थी वो गोल्ड एंड सिल्वर के बदले में वो खरीदा करते थे। बट अब जो है जब कंपनी को यहाँ पे बंगाल के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं तो वो अब उन्हें जो है यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। वो यहाँ पे जो रेवेन्यू इकट्ठा किया होता है उन्होंने यहाँ पे बंगाल का,
उसी पैसे से ही जो है वो सामान जो है वो खरीद सकते थे, उसी पैसे से ही जो है कपड़ा वो खरीद सकते थे। एंड इवन यहाँ के कंपनी के ऑफिशियल्स की जो सैलरी हैं, जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं, वो इसी रेवेन्यू से ही वो निकाला करते थे। ओके, so the outflow of the gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort. कंपनी के फोर्ट भी यहीं से बनाया करते थे, ऑफिसेस भी जो है वो यहीं से इसी पैसे से ही बनाया करते थे। तो अब क्या होता है, नवाब्स जो हैं वो बन चुके हैं, कंपनी ऑफिशियल्स जो होते हैं ना वो अब नबूब्स बन जाते हैं। नबूब्स क्या होते हैं, What did it mean to be नवाब्स? नवाब्स क्या होते हैं, नबूब्स क्या होते हैं, वो देखते हैं, क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल्स अपने आप को जो है वो नबूब्स बोलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो नवाब जब बन जाता है कोई पर्सन, तो उसका सिंपल मतलब यही निकलता है कि कंपनी जो है उसके पास पावर एंड अथॉरिटी आ गई है, किस एरिया की, बंगाल की। ओके, इसका सिंपल मतलब तो यही निकलता है, बट इसका जो है कुछ और भी मतलब निकाला जाता था उस समय में। एंड अब क्या था, हर कंपनी का जो सर्वेंट है, कंपनी का जो हर सर्वेंट है ना, उसके माइंड में अब ये चीज आ जाती है कि वो अब जो है नवाब्स के जैसे रहेंगे, जैसे इंडिया के नवाब्स रहते थे ना शानो शौकत के साथ, वैसे वो रहेंगे। तो ये चीज अब उनके माइंड में आ जाती है। पावर एंड अथॉरिटी तो है, बट उनका जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है ना, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, वो भी अब शानो शौकत के साथ रहेंगे। सो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो द एक्चुअल नवाब जो थे बंगाल के, उन्हें जो है यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि वो अपनी लैंड जो है या फिर जितना भी पैसा है वो जो है एज ए पर्सनल गिफ्ट किसे दें, कंपनी के ऑफिशियल्स को दे दें। एंड इवन रॉबर्ट क्लाइव की हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने भी जो है इंडिया से बहुत ज्यादा दौलत जो है वो कमाई थी। एंड वो जो है 18 की एज में मद्रास में आए थे, जिसे अभी चेन्नई बोला जाता है, इंग्लैंड से। इन 1743 वो 18 ईयर्स के थे जब हमारे भारत में आए थे। तो जब 1767 में उन्होंने इंडिया को छोड़ा था ना, उनकी जो फॉर्च्यून थी ना उस समय में, वो अराउंड हम बोल सकते हैं 4 लाख पाउंड थी। राइट, इतनी ज्यादा जो है उनकी दौलत थी। एंड इंटरेस्टिंगली जब उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल 1764 में जो है अपॉइंट किया गया था, तो उन्हें बोला गया था कि आपको कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से जो है करप्शन जो है वो टोटली खत्म करनी है। बट वो क्या करप्शन यहाँ पे खत्म करेंगे, उन्हें ही खुद क्रॉस एग्जामिन किया गया था 1772, उनके ऊपर भी जो है यहाँ पे शक था कि उनकी जो इतना ज्यादा वेल्थ है वो कहाँ से आया है। तो करप्शन जो है उन्होंने खुद भी यहाँ पे की थी। ऑल्दो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें छोड़ दिया था, बट वो 1774 में जो है सुसाइड कर लेते हैं। However, not all company official जो है वो इतना पैसा नहीं कमा सके थे जितना रॉबर्ट क्लाइव ने कमाया था। कई जो है यहाँ पे कईयों की तो इंडिया में ही डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से, या फिर वॉर में उनकी डेथ हो जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि हम सभी को ही करप्ट या फिर डिसऑनेस्ट बोलेंगे, जितने भी कंपनी ऑफिशियल्स हैं ऐसा नहीं है कि सभी करप्ट या फिर डिसऑनेस्ट थे। एंड कई तो यहाँ पे हम्बल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते थे, एंड उनका बस यही था डिजायर कि इंडिया में आके जो है पैसा कमाना है, तो जितना हो सके उतना कमाना है, एंड देन बाद में ब्रिटेन में जाके एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो व्यतीत करनी है। तो जो यहाँ पे इंडिया से पैसा कमा के बिजनेस करके जो वेल्थ को लेके वापस जाता था ब्रिटेन में, वहां पे जो है वो एक रिच पर्सन की जो लाइफ होती है ना, उससे वो एक तरह से व्यतीत करता था, उसे वो फ्लॉन्ट भी करता था। एंड इस तरह के पर्सन्स को जो है अब नवाब्स जो होता है वो यहाँ पे बोला गया था। तो नवाब्स का एक्चुअल मतलब यहाँ पे जैसे इंडिया के पर्सन्स को नवाब्स बोला जाता है ना, जो लोग काफी शानो शौकत के साथ रहते हैं, तो उसका एंग्लिसाइज्ड वर्जन जो है ना उसे नवाब्स बोला जाता है। इंडियन वर्ड जो नवाब है ना, उसका एंग्लिसाइज्ड वर्जन जो है नवाब्स, वो इसका मीनिंग है। राइट, इन्हें जो है इस तरह के पर्सन्स को जो कि यहाँ पे नवाब्स के जैसे रहते थे, नवाब्स के जैसे रहते थे ब्रिटेन में जाके, उन्हें जो है अपस्टार्ट एंड सोशल क्लाइंबर्स यहाँ पे ब्रिटिश सोसाइटी में बोला गया था। एंड उनके तो इवन प्लेज एंड कार्टून्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे बनाए गए थे कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह का है, काफी शानो शौकत के साथ रहते हैं वो। राइट, so we'll continue with the same chapter in our next video। इसका पार्ट 3 जो है इस चैप्टर का वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड देखेंगे कि किस तरह से दूसरे एरियाज में कंपनी जो है वो अपनी पावर को इस्टेब्लिश करती है।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.